मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। और आज जुम्मे का दिन है और आपको पता है कि इस दिन की खास अहमियत और फजीलत बयान की गई है। कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो जिक्र खुदा की तरफ दौड़ पड़ो और कारोबार बंद कर दो, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानने वाले हो। तो जनाब, जब जुम्मे की आजान हो जाए तो जुम्मे की तैयारी किया करें। मामलाते जिंदगी तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जिक्र खुदा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मौसम के मिजाज तो बदल गए हैं, लेकिन आपको पता है कि मोहलिक वायरस के मिजाज बदलने का नाम नहीं ले रहे, जिसके बारे में हमें अभी बात भी कर रही थी कि हलाकतों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना की अगर बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नए केसेस भी सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान में कोरोना वायरस को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस गुज़श्ता साल 26 फरवरी को सामने आया था, जिसके बाद मार्च के महीने में आपको पता है कि मुल्क में लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ पाबंदियां देखने में आई थी और पाकिस्तान में केसेस में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन ये कमी इतनी ज्यादा भी नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1361 के नताइज मुस्बत आए हैं, जबकि 64 अफराद इंतकाल भी कर गए, जिसके बायस हुकूमत ने मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी भी कर दी है। शादी हॉल्स हैं, मज़ारात हैं और सिनेमा घर हैं जिनको खोलने का फैसला भी किया गया है। और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और वो लग रही है, उसका सिलसिला जारी है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जानिब से इतना अच्छा रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इस पर आज हमने बात करनी है, लेकिन एक और अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि महकमा सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स में लाहौर सेहत आमा सहूलियात में सूबे भर के 36 अजला में से 27वें नंबर पर है। सूबे का दारुल हुकूमत सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात में इतना पीछे क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम हैं, CEO हैं म्यो हॉस्पिटल। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। सर, कैसे हैं आप? सर, पहले बात हो रही थी और इसी इंतज़ार में थे कि वैक्सीन आएगी और वो हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, वैक्सीन आ गई, लेकिन ये इसका जो मरहला है, लगने का मरहला, ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है? क्यों ये साजिशी थ्योरीज आ रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये नहीं लग रही और लोग इससे इज्तनाब कर रहे हैं लगवाने से? क्यों ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक 5 लाख डोजेज आई हैं पाकिस्तान में चाइना से, और ये 5 लाख मतलब है कि 2.5 लाख लोगों को लगेंगे। 2 डोजेज लगनी है, ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी है। और इसका एक प्रोसेस है, पहले लिस्टें बननी है, रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि जो फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हीं को लगे, ठीक है। उस प्रोसेस से निकले, वो सिस्टम मुकम्मल करके उनको अपलोड किया गया, फिर नादरा के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र हमारे पास 2500 डोजेज मेयो हॉस्पिटल में पहुँची हैं और अभी 10 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 840 लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि एक कहा जा रहा है कि डर है, लोग नहीं आ रहे सामने लगवाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खास तौर पर डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल जिनको पहले मरहले में लगनी थी वो ही नहीं आ रहे, वो ही इज्तनाब करें लगवाने के। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो ऐसे था कि शुरू के पहले हफ्ते में जिनको मैसेज आता था वही आते थे लगवाने के लिए, और रोजाना तकरीबन 15 से 20 लोगों को मैसेज आता था कि आज आपकी बारी है, तो इसलिए वो लगता था कि बड़े से लिमिटेड लोग हैं। हाँ। लेकिन अब पिछले हफ्ते से उन्होंने ओपन कर दिया है कि जो भी मतलब मेयो हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन दी है, उन्होंने कहा जी कि ओपन आप वॉक इन आए और फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, अच्छा, और आके अपने आप को वैक्सीनेशन लगवा लें, और उससे काफी फर्क पड़ा है। और अब हम पिछले 10 दिन में 840 लोगों ने मतलब जो पहले प्रोसेस चल रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, नादरा की तरफ से कोड आ रहा था, उस वजह से सुस्त रवि का शिकार थी वैक्सीनेशन। कोड की वजह से जिनको मैसेज आता था वही आते थे, उनके अलावा किसी को लगा नहीं सकते थे। और कोड आने में कितनी देर लगती थी? नहीं, वो दिन 24 आवर्स पहले बताते थे। लेकिन शुरू में उन्होंने खुद स्लो किया ताकि कोई जो गलती की कोई गुंजाइश न रहे, ताकि आने वालों के लिए हम उसको स्ट्रीम लाइन कर लें। तो शुरू में थोड़ा सा स्लो था। हाँ। वो इसलिए था कि गलतियां हम शुरू से ही अपनी करेक्ट कर लें, लोगों को किस तरह मैसेज देना है, किस तरह आना है, किस तरह उनको
अपलोड करना है, नादरा के सिंक्रोनाइज करना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोग आ रहे हैं वॉक इन करके, रोजाना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स के कोई तहफ्फुज़ात नहीं, कोई तहफ्फुज़ात नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है 840 लोगों को लगी है वैक्सीनेशन, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो सर कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट, या वही जो बुखार थोड़ा बहुत हो जाता है, या जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूजन हो जाती है, सिर्फ यही साइड 1 to 2% में हल्का सा बुखार, जिस तरह बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं 1 या 2% में बुखार हो जाता है तो जिस्म दुखता है, उसके अलावा कोई किसी किस्म की कोई मेजर साइड इफेक्ट ना रिपोर्ट हुआ है, ना सामने देखने में आया। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ यही है, ज्यादा एक हाई लेवल का कोई भी साइड इफेक्ट हमारे सामने नहीं आया। तो सर ये हमें बताइए, हमारे नाजरीन को भी, देखने वालों को बताइए कि वैक्सीन लगवाना कितना अहम है, और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है? देखें, इस वक्त लाहौर में 365 मरीज दाखिल हैं, लाहौर के 31 अस्पतालों में, और ये वो लोग हैं जो क्रिटिकल हैं, जो 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। उनके लंग्स बुरी तरह मुतासर हैं, नमूनिया हुआ है, जरा उनका मास्क हटा लें वो उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन लोग नहीं कराएंगे तो किसी को भी, देखें कोविड में अब ये कहना कि कोविड ख़त्म हो गया, कोविड ने हमारे साथ कुछ अर्सा रहना है, ऐसे ही है, ये साल तो रहना है। हाँ जी। तो बेहतर यही है कि आप वैक्सीनेशन करवा के अपने आप में इम्यूनिटी डेवलप कर लें, ताकि आप बिला खौफ व खतर आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकें और दूसरों को भी बचा सकें और खुद भी बच सकें। नहीं तो क्या अगर वैक्सीन लग जाएगी तो एहतियात नहीं कर सकते हम, या फिर भी हमें एहतियात करनी है? देखें, वायरस की मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं, मतलब एक रिपोर्ट भी हुई है म्यूटेशन वायरस की, अल्लाह का शुक्र है लाहौर में तो नहीं हुई, कराची में हुई है। तो इसलिए इस लिहाज से SOPs को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखिए ये नई बीमारी है, असल में इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस तरह किस तरह बिहेव करेगी वैक्सीनेशन के बाद, ये अभी हमने इसको ऑब्जर्व करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप SOPs को ऑब्जर्व करें, मास्क को कम से कम अपने लिबास का हिस्सा बना लें, और लाजिम व मलजूम कर ले। लेकिन सर हमने देखा है कि हुकूमत 15 मार्च से तमाम जो पाबंदियां थी वो उनमें नरमी कर रही है, मज़ारात खोल रही है, देन उसके बाद सिनेमा घर हैं वो खोले जा रहे हैं, शादी हॉल्स खोले जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि लोग अभी भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, उसके बाद तो वो ज़्यादा नहीं रखेंगे? देखिए, और ये केसेस में इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने बड़ा एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उसके मुताबिक उन्होंने ग्रेजुअली चीज़ों को ओपन किया। अच्छा। तो सबसे बड़ी जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्कूल भी 1 मार्च से 5 दिन पूरे खुल रहे हैं और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जी, ठीक है ना, लाखों की तादाद स्टूडेंट्स हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसका कोई बुरा असर नहीं देखने को मिला। स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज खुले, हमने अब तकरीबन 3 हफ्ते से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके खोलने के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई एक्यूट राइज नहीं हुआ नंबर ऑफ पेशेंट में। ठीक है। वो ही पहले 20-25 आज से 3 हफ्ते पहले ही आ रहे थे, वो ही 20 और 25 आज के दिन भी, कल भी 25 के करीब पेशेंट दाखिल हुए, परसों 29 मरीज दाखिल हुए हैं लाहौर में। तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल खोलने पर। और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह SOPs पर मास्क पर ज़रूर अमल किया गया तो इंशाल्लाह ये बाकी चीज़ें जो सिनेमा घर खुल रहे हैं, शादी घर खुल रहे हैं, उनके खुलने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो कोरोना का ग्राफ है केसेस का वो नीचे आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नीचे आ रहा है, लेकिन अभी एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप देखें, लास्ट ईयर जब 26 फरवरी को हुआ, 14 मार्च को पहला केस लाहौर में आया, और केसेस फिर बढ़े और पीक गई 13 जून को। तो ये पीरियड अभी हमारे लिए डेंजरस पीरियड है, और अगर इसमें हमने SOPs को ऑब्जर्व ना किया तो खुदा न खाता हम दोबारा पीक पर तरफ जा सकते हैं। इसलिए उस पीक से बचने का वाहिद तरीका है वैक्सीनेशन करा लें और SOPs पर अमल कर लें, ख्याल रख लें। लेकिन सर पहले लोग मानते थे कि कोरोना है नहीं और SOPs पर भी अमल नहीं किया जाता था, तो क्या आपको लगता है कि हमारी कौम जो है मेडिकल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या उनको इल्म नहीं है, ये क्या है? देखिए, मुश्किल कौम है। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी, खासतौर पर नौजवानों में जी। वो समझते हैं मैं तो सारा दिन बाहर फिरता रहा हूँ, दोस्तों से मिला हूँ, मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं उधर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में और नौजवानों में इस बीमारी ने ज़्यादा असर नहीं दिखाया। अगर उनको हुई भी है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रही है,
और उनको कुछ भी नहीं हुआ, और वो समझते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ तो ये बीमारी नहीं है। हकीकत ये है कि जब एक नौजवान बच्चा बीमारी एक्वायर करके खुद मुतासर होता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं बीमारी है, वो घर चला जाता है और घर में जाके यही बीमारी अपने बुजुर्गों को ट्रांसफ़र करता है, उनके लिए ये बड़ी लीथल साबित होती है। फिर वो बुजुर्ग जो हैं सांस उखड़ने के सख्त नमूनिया की वजह से अस्पताल की इमरजेंसी में और आईसीयू में लैंड करते हैं। तो ये डिफरेंस है समझने में। सब नौजवानों को, बच्चों को ये समझना चाहिए कि अगर आप बाहर मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको तो कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इम्यूनिटी और हिफाजत दी है नौजवानों को, लेकिन यही बीमारी जब घर जाके अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रांसफर करेंगे तो उनके लिए ये कितना लीथल साबित होगा, ये उनको ये बात समझ जिस दिन आ गई तो उस दिन आप समझ लें कि 100% प्रिवेंशन हो जाएगी। अभी सर आप बुजुर्गों की बात कर रहे थे, तो हमारा दूसरा मरहला कब शुरू होगा, कब बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगना शुरू होगी, और क्या वैक्सीनेशन है हमारे पास तो उनको भी लग सके? ये जो वैक्सीनेशन अभी जो लग रही है इसमें तो उन्होंने कहा कि अब 60-65 को ना दें। देखिए दूसरी वैक्सीनेशन जो ना दें सर? ये जो हमारी गाइडलाइन आई है जो साइनोफार्म की तरफ से, उसको बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने लोगों में ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ये ट्रायल्स अबव 60 ईयर्स नहीं किया पेशेंट पर, तो इसलिए ज़रा मोहतात हैं। तो अब अगली जो वैक्सीनेशन आ रही हैं वो ऑल एजेस पर उन्होंने ट्रायल किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अप्रैल में आएगी। तो अप्रैल के बाद अब 65 ईयर्स अबव को रजिस्टर करना शुरू कर दिया हुकूमत ने, तो उनको लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीनेशन आएगी वो लगेगी? जो बाकी जो भी हैं, ऑक्सफोर्ड की आएगी, जो इधर से क्या नाम है रशिया से भी आनी है। अच्छा। तो सब को उन्होंने मेरे ख्याल है ये ऑल एजेस किए हैं, इसलिए उन पर पाबंदी नहीं है कि आप उनका शायद ट्रायल अबव 60 ईयर्स पर हुआ है। तो क्या उनका जो अब आएंगी उनका ट्रायल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ चाइना अभी कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अबव 60 नहीं लगा सकते। अच्छा। इन्होंने तो हमें मोहतात किया है कि अबव 60 ईयर्स पर ये ट्रायल नहीं हुआ, तो इसलिए एहतियात की जाए। उन्हें गाइडलाइन देती हैं अबव 60 ईयर्स प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, या दो जिनको पहले से सांस की या हार्ट की बीमारी है वो ये ना लगवाएं। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने हमें एहतियात बताई है। लेकिन बाकी वैक्सीनेशन के मतलब अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि अबव 60 ईयर्स वो नहीं लगता। लेकिन सर गाइडलाइन तो अगर आ भी जाएगी लेकिन उसका ट्रायल पहले नहीं हुआ होगा तो क्या साइड इफेक्ट्स अलग नहीं होंगे? नहीं, वो ट्रायल उन्होंने किया है तभी। हमारे यहाँ पर हुआ है? नहीं। हाँ जी। हमारे यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन जो भी वैक्सीन अब साइनोफार्म वाली भी आई है, उन्होंने अपने ट्रायल के जो अपनी जो है एक्सपीरियंस उसको हमारे साथ शेयर किया, तो इसलिए उन्होंने गाइडलाइन दी है कि अबव 60 ईयर उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए हमें भी उन्होंने एहतियात मना किया है कि आप लोग भी ना करें। तो मुझे बताइए वो कब तक आ जाएंगी दोनों? मेरा ख्याल है अप्रैल में आ जाएंगी। और उनका क्या प्रोसीजर होगा जब दूसरा मरहला स्टार्ट होगा लगने के लिए? 1166 पर सबको मैसेज गया है कि सारे बुजुर्ग जो उनको भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन सबको करानी पड़ेगी। अच्छा। 1166 पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अच्छा। वो फिर ऑटोमेटिकली जब आ जाएगी फिर 1166 फिर इनको इंफॉर्मेशन जाएगी कि जिस तरह आप शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स को गई है कि आज आपकी बारी है, आपने यहाँ पे जाके अपनी वैक्सीनेशन करानी है, इस तरह इन सबको भी ये एक सिग्नल जाएगा, एक मैसेज आएगा कि आपका इस दिन इस जगह पर जाके अपनी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सर अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में बात भी कर रही थी कि लाहौर सेहत आमा के हवाले से 27वें नंबर पे है, 36 जिला में से 27वें नंबर पे है। तो हम ये सहूलियात या सेहत के हवाले से इतना पीछे क्यों है? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। अच्छा। और नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो हैं वो उतने के उतने कम है। कोई नया हॉस्पिटल देखें, लास्ट हॉस्पिटल जो बना था लाहौर में वो जिन्ना हॉस्पिटल था जी। उसके बाद कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं बना, लाहौर की बात कर रहा हूँ जी। तो इसलिए अब हुकूमत ने बड़ा स्टेप लिए हैं, दो एक हॉस्पिटल और बनाना, कोई एक 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसको भी बना, और इसके अलावा बाकी जो हॉस्पिटल हैं उनकी भी फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब गंगाराम में एक मदर एंड चाइल्ड बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है। एक चीफ मिनिस्टर साहब ने एक पूरा जनरल हॉस्पिटल बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल उतने के उतने ही हैं। तो इंशाल्लाह अब जो नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है कि नए अस्पताल बनाने से, उससे ये जो नंबर अब 26वें नंबर पर है, इससे बहुत बेहतरी हो जाएगी। तो सर मुझे बताइए कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या ये सरकारी हॉस्पिटल्स के मुतबादिल हो सकते हैं?
देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल तो उन्होंने बेसिकली बगैर फीस लिए या बगैर अपने चार्जेस के तो नहीं ऑफर कर सकते, जितना एक मेयो हॉस्पिटल है यहाँ पर ऑल और नन ला है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, जिस मर्जी तलक रखते हैं, आपको ट्रीटमेंट एक जैसा ही मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बड़ा मुश्किल है, अनलेस कि वो टीचिंग हॉस्पिटल हो। टीचिंग हॉस्पिटल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें ये एक लॉ है कि उसके 50% बेड जो हैं वो एक कॉमन पुअर के लिए वो फ्री होने चाहिए। वो एक कानून मौजूद है, उस पर भी अब हुकूमत ने बातचीत की है इनके साथ कि आप अपने जो 50% जो बेड्स हैं आप जनरल पब्लिक के लिए ओपन करें। तो अगर कोरोना की बात की जाए तो सर क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई बेड मुख्तस किए गए हैं कोरोना के लिए? देखें, लाहौर में इस वक्त 31 हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं जो कोविड के लिए। ठीक है। 19 प्राइवेट हैं। ठीक है। और 12 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर है। अच्छा। 80% जो लोड है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की, यही 11 हॉस्पिटल लोड। बाकियों में तकरीबन आप समझ लें कि किसी में 24 बेड हैं, बाकी 19 जो हॉस्पिटल हैं लाहौर के, किसी में 30 बेड हैं, किसी में 5 हैं, तो बड़े वेरिएबल हैं, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके चार्जेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 80-85% लोड जो है वो सरकारी अस्पतालों ने किया और उनका भी 80% मेयो हॉस्पिटल ने लोड बर्दाश्त। तो सर फिर हमारे जो आम लोग हैं फिर उनको क्या करना चाहिए कि जो हमारी सेहत की उस पे फील्ड पे या आप लोगों पर इतना बोझ ना पड़े एज एन इंडिविजुअल अगर बात की जाए तो? देखें जी, प्रिवेंशन एक लफ्ज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप किसी भी कोई भी बीमारी ले लें, दिल की बीमारियां ले लें, आप एक्सरसाइज करें, अपनी मतवाजन डाइट रखें, अपना बाकायदा चेकअप कराएं, तो आप कई बीमारियों से जो सख्त नौयत की हैं जिनके लिए आपको अस्पताल दाखिल होना पड़ता है, आप उससे बच सकते हैं। मैं आंखों की बीमारी की मिसाल देता हूँ आपको। 80% जो आंखों की बीमारी है वो अवॉइडेबल है, यानी कि या तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको क्योर कर सकते हैं। ठीक है। काला मोतिया है, शुगर की आंखों के ऊपर असरात हैं, कुकरे हैं, अगर आप इनको बर वक्त मुआयना करा के ये 3 चीजें डिटेक्ट कर लें तो आप हमेशा के लिए आप बच सकते हैं अंधापन से। और अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर शुगर के असरात आंखों पर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएं तो सिंपल लेजर से ही वो क्योर हो सकता है। अच्छा। अगर वो आप अपने बाकायदगी से मुआयना नहीं कराएगा शुगर वाला मरीज और उस स्टेज पर जाएगा जिस स्टेज पर ऑपरेशन की जरूरत है, तो एक शुगर वाले मरीज पर आंख के पर्दे के ऑपरेशन के लिए तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है। अच्छा। अगरचे हम मुफ्त करते हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख 1.5 से 3-3.5 लाख रुपए तक खर्च होता है। सरकारी अस्पताल में भी ये 60-70 हज़ार से कम नहीं खर्चा आता, लेकिन 60-70 हज़ार तो होता है ना, हम पेशेंट से चार्ज नहीं करते, लेकिन वही अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाता और उसको शुरू में ही लेजर लग जाती तो ये 60 हज़ार भी बचता और मरीज भी अंधापन में मुब्तला होने से बचता। तो प्रिवेंशन जो अपनी रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज, अपना साल में 1 मरतबा मुआयना कराना और हैजर्ड चीज़ों तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। अब देखें, अब लिटरेचर, इंटरनेट है, मीडिया है, आप लोगों को बताते हैं कि किस चीज़ से बचें, किस चीज़ से आप एहतियात करें तो आप फलानी बीमारी से बच जाएंगे। बिल्कुल, आजकल अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा है, पहले अवेयरनेस ना होने के बराबर थी। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, CEO थे मेयो हॉस्पिटल के, और हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से कि 1 साल आज मुकम्मल हो गया है और 26 फरवरी गुज़श्ता साल 26 फरवरी को पहला केस जो था वो सामने आया था और आज मुकम्मल हो गया है। वैक्सीनेशन का अमल भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पहला जो मरहला है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हमें नज़र आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हेल्थ केयर वर्कर्स के और डॉक्टर्स के वो ख़त्म हो चुके हैं और जब दूसरा मरहला स्टार्ट होगा तो उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात शायद नहीं देखे जाएंगे और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जितने भी ये प्रोसीजर है इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। तो जनाब और भी बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर
आपको पता है कि अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और अलबत्ता हालात कदरे बेहतर हमें नज़र आ रहे हैं और मौजूदा हालात के तनाजुर में 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान भी कर दिया गया है। और ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि 1 मार्च यानी मंडे से तमाम स्कूल्स 5 दिन की क्लासेस के मामूल पर वापस आ जाएंगे। अलबत्ता तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs जैसे समाजी फासले, मास्क पहनने और हाथों को धोने की सहूलत को यकीनी बनाने का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। और इस मोहलिक वायरस ने तालीमी सरगर्मियों को आपको पता है कि बुरी तरह मुतासर किया है और 8 माह बंद रहने के बाद अब 18 जनवरी से मुल्क के मुख्तलिफ मराहिल में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन तालीमी इदारों में तलबा को मुतबादिल दिनों में बुलाने की हिदायत जारी की गई थी ताकि वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। अब तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि वबा के दौरान होने वाले जो तालीमी नुकसान है वो कैसे पूरा होगा, सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा जो इतना पीछे रह गया है। इसके बात करनी है, हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है रजा रहमान साहब हैं और उनके साथ तशरीफ रखती हैं वजिया हमीद साहबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कैंट। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारे और स्कूल्स खोलने का ऐलान किया गया और 5 दिन खोले जाएंगे, तो किस तरह दोबारा से एक बच्चों की रूटीन बनाई जाएगी और किस तरह सिलेबस कवर किया जाएगा? सबसे पहले तो जी इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया कि उन्होंने बच्चों को 5 दिन स्कूल आना अलाउ किया और हमारे लिए टीचर्स के लिए ये किसी ईद से कम नहीं है, क्योंकि अब हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी क्वालिटी को पूरी तरह से पिच कर सकें और बच्चों से पूरी आउटपुट ले सकें। ठीक है। और जो बच्चों का लॉस हो चुका है उसको रिकवर करने में जितने भी अपनी तरफ से कोशिश है उसका मैक्सिमम हम पे कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि कितना मुश्किल होगा सर? काफी मुश्किल है। देखें एक्चुअली जो छोटे बच्चे हैं, जो कि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो छोटे बच्चे तो आपके साथ टीचर की लीडरशिप में क्लासरूम में सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे घर ही में है। जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो ज्यादातर टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया या पेरेंट्स उस पे उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे सके। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब बच्चे स्कूल वापस आएंगे तो पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा, बच्चे जो हमने पढ़ा के भेजा था वो रिटेन किया होगा, ऐसा नहीं हुआ। बच्चे वो भी भूल गए, बल्कि उससे पिछला भी भूल गए। और अब जब दोबारा बच्चे आए हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो बच्चा उस जगह से भी पीछे चला गया जहां जिस जगह पे हमने उसको छोड़ा था। तो अब टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने ऑल्टरनेटिव डे स्कूल आना है। वो एक और बड़ा मसला आ गया। आज बच्चा स्कूल आया है, हम उसको लर्निंग मोड में लेके आए हैं, कल छुट्टी दे दी है, वो स्लीपिंग मोड में चला गया, फिर हम नेक्स्ट डे लर्निंग मोड में लाए हैं, फिर वो स्लीपिंग मोड में चला गया। तो ये जो मोड का चेंज और शिफ्ट होना है ना, ये बच्चे के ऊपर एकेडमिकली बड़ा लॉस क्रिएट करता रहा। तो अब अगर ये हमें 5 दिन लगातार मिले तो या 6 दिन टीचर को लगातार मिले तो उसकी आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट होगी। बच्चा डेली आएगा, डेली क्लास में रहेगा टीचर के साथ, उसकी लीडरशिप में सीखेगा, बाकी बच्चों से सीखेगा, तो जरूर उसकी आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। उसको पुरानी रूटीन में लाते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। जी टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन अब चूंकि 5 दिन मिल गए ना जी, जो एक स्लीपिंग मोड और लर्निंग मोड का जो एक रोजाना स्विच हो रहा था ना, वो हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसको चेंज कर दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है। वजिया हमीद साहिबा, मुझे आप बताइए कि अगर कॉलेज की बात की जाए, बच्चों की तो हमने बात कर ली, अगर कॉलेज की बात की जाए तो FA और FSC जो उनकी क्लासेस होती हैं वहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो उनका कितना हर्ज हुआ है, उनका कितना नुकसान हुआ है और उसको किस तरह पूरा किया जाएगा? शुरू में तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये आया था कि जाहिर है कि अभी हम लोगों के लिए बिल्कुल ये सिस्टम नया था। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो वो बच्चे आते हैं जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए गैजेट्स वगैरह लेना ऑनलाइन, और हर बच्चे के लिए एक घर में अगर 4-5 बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना वो एक बहुत बड़ा इशू था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ग्रेजुअली फिर हम लोगों ने इस सिस्टम को किसी तरह इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि जाहिर है कि एक इमरजेंसी कंडीशन थी, एक एपिडेमिक थी और बच्चों की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम अब आज इस कंडीशन में आए हैं। एक तो FA-FSC के हवाले से अगर आप बात करें तो सिलेबस को शॉर्ट किया गया, ठीक है, और उसके हिसाब से, और चूंकि हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस भी ली हैं ऑनलाइन, तो उसलिए हमारा सिलेबस काफी हद तक कवर हो चुका है। और अभी एग्जाम में भी थोड़ा सा टाइम है, तो अगर हमारा ये सेशन जो है रूटीन के हिसाब से भी चले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलेबस है, मतलब अगर बात की जाए जैसे बच्चों में थोड़ी मुश्किलात आ रही थी, ये इस तरह की मुश्किलात नहीं, ऐसा इशू हमने बड़े बच्चों में नहीं देखा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बात जो एक आपका फिजिकल आई कांटेक्ट और जो एक क्लास में जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है एक स्टूडेंट के साथ, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बात कहूंगी कि बच्चों की सेहत के ऊपर जो है ना,
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और पेरेंट्स के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं तो पेरेंट्स की भी कुछ रिजर्वेशंस थी कि जाहिर है कि वो अपने बच्चों की सेहत को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि साथ साथ जो एक सिस्टम है और ये इस एपिडेमिक ने एटलीस्ट हम लोगों को डिस्टेंट लर्निंग की तरफ जरूर लेके गए हैं और हमें टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा एग्जैक्टली जो हम पहले समझ ही नहीं पा रहे थे या हमें पता ही नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी हो सकती है, हम घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं और वो अब हम कर रहे हैं। तो सर ऑनलाइन क्लासेस का हमने देखा कि इस 8 माह में हम लोगों ने उस तरफ गए हैं, तो कैसा तजुर्बा रहा उसका और क्या जो हमारी रिवायती क्लासरूम्स हैं क्या ये उसका मुतबादिल हो सकता है? नहीं, ये कॉन्टेम्प्रेरी लर्निंग का मुतबादल छोटे बच्चों में तो साबित नहीं हुआ। जैसे मैम ने कहा कि बड़े बच्चों ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक मैम, ऐसा ही हुआ। 9-10th के बच्चों के लिए फिर भी ये कदरे आसान था, लेकिन आप अगर देखें 4 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के लिए या 7 से लेकर 12 साल के बच्चे के लिए उनको बड़ी मुश्किलात आई हैं। जो वहाँ A+ ग्रेड बच्चे थे वो भी B ग्रेड में आ गए हैं, C ग्रेड में चले गए हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानी आई। ई लर्निंग पाकिस्तान में उस वक्त कामयाब होगा जब तमाम बच्चों के पास गैजेट्स होंगे, तमाम के पास को मोबाइल्स होंगे। एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और आपके पास मोबाइल एक है, अब बारी बारी वो कैसे पढ़ेंगे? फिर एक इंटरनेट की स्पीड का अलग प्रॉब्लम रहा हमें। फिर इसके साथ साथ देखें जो कि एक्सीडेंटली हमें इसमें जाना पड़ा, तो ना बच्चे ट्रेन थे छोटे बच्चे और ना उनके टीचर्स ट्रेन थे। और दूसरा तो ये एक बहुत बड़ा गैप आया उसकी वजह से। बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं, बहुत दूर दराज से आए होते हैं, गांव से, जहां पर इंटरनेट की भी सहूलत नहीं होती। जी जी बिल्कुल था। वहाँ पे जो छोटे शहर थे हमारे, वहाँ पे ये ज्यादा प्रॉब्लम आया कि वहाँ पे तो बच्चों के पास ये फैसिलिटीज ही नहीं है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने जो अपना बनाया वो तालीम घर के नाम से वो किया, उसमें भी ये किया कि जो टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया और बच्चों ने खुद ही ये काम करना था और खुद ही उनके पेरेंट्स ने करवाना था। तो फिर कितनी देर लगी आप लोगों को ऑनलाइन सिस्टम को समझते हुए और सेटल डाउन होते हुए इस चीज में? देखिए मैम, जो ऑनलाइन सिस्टम है ये टोटल जो हमने अडॉप्ट किया ना वो 14% किया। ठीक है। उस 14% में से भी 6% बच्चे वो थे जो इंटरनेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करते थे, गेम्स लगा लेते थे, अपनी स्टिल पिक्चर लगा देते थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे या प्रेजेंट होने के बाद खुद कहीं आगे पीछे चले जाते थे, बच्चे उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करते थे आपको। 8% बच्चों को सिर्फ ये सिस्टम मिला और उन बच्चों ने इससे कोई फायदा उठाया या उसमें से कुछ फायदा उठा लिया, लेकिन नॉट 100%। कॉन्टेम्प्रेरी लर्निंग छोटे बच्चों के लिए एक मस्ट एजुकेशन है, वो होना लाजमी है। बच्चे टीचर की प्रेजेंस में, टीचर की लीडरशिप में, बच्चे दूसरे बच्चों से सीखते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो है ना, वो एक दूसरे को देखते हैं, एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसने अच्छा आंसर दिया उस तरह का आंसर सोचते हैं और बयान करते हैं। बड़े बच्चे जो हैं उनका एक स्टाइल और होता है, बड़े बच्चे जो हैं उनकी चूंकि जिम्मेदारी है, उनको मालूम है कि इससे नुकसान क्या होगा। छोटे बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा। तो वजिया साहिबा, आप लोगों का कैसा रहा तजुर्बा ऑनलाइन क्लासेस का? देखें, वही बात आती है, एक तो बिल्कुल नया था बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी कुछ टाइम लगा ट्रैक पे आने में, लेकिन अल्टीमेटली हम काफ़ी हद तक इस मामले में इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी आई कि जिस तरह हम रिसर्च के हवाले से या अपने प्रैक्टिकल्स के हवाले से, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जाहिर है कि हम लैब्स को यूटिलाइज नहीं कर सक रहे थे, तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, और थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी है। और थ्योरी में भी समटाइम जो चीज़ आपके सिखाने वाले सब जेनेटिक्स है, मैथमेटिक्स हैं, केमिस्ट्रीज हैं और फिर केमिस्ट्री है या फिजिक्स वगैरह है, तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप थ्योरेटिकली इतना नहीं पढ़ा रहे होते जितना आप प्रैक्टिकली इसको समझा रहे होते हैं। तो उस हवाले से हमें इसका जरूर, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हमने लर्निंग भी की है। जैसे हमने बच्चों के साथ वीडियोस भी शेयर करना शुरू की कि भाई आप ये देखें, इस तरह एक्सपेरिमेंट होता है, या अगर मैं जैसा जूलॉजिस्ट हूँ, मैंने एनिमल्स के हवाले से या रिसर्च जेनेटिक्स के हवाले से जो हमारे पास गैजेट्स में हम जो चीज़ अवेलेबल कर सकते थे, अब जिस तरह बहुत सारे बच्चे जूम पे नहीं आ सकते थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, ठीक है, ताकि अगर पेरेंट्स के पास एक मोबाइल है, वो उस पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वो सारे चले जाते थे, और जिस टाइम पे वो बच्चे के पास अवेलेबल होता था हम उसको, मतलब वो उसको प्रोवाइड हो जाता। बच्चों को हमने डेफिशिएंट नहीं रहने दिया। अब बच्चों ने अपनी पोटेंशियल कैसे दिखाई या क्या किया, वो मतलब दिस इज अनदर थिंग। वो बच्चों का अपना आईक्यू भी मैटर करता है, उनकी अपनी जो रिस्पॉन्स है वो मैटर कर रही होती है। लेकिन कॉलेज में जाहिर सी बात है कि जब आप कॉलेज के क्लास का एक माहौल बनता है, आपकी रिसर्च हो रही है, आपकी लैब्स वगैरह हो रही हैं, एक प्रॉपर एक सेटअप बन गया है, तो उसमें जो पढ़ाई होती है उसका नेमुल बदल तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए पॉजिटिविटी तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग वापस अपनी रूटीन में आ रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एपिडेमोलॉजी का भी पढ़ा हुआ है और चूंकि मैं जेनेटिक्स में, तो इस टाइम पे जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा कंटीजियस है, तो पेरेंट्स की रिजर्वेशन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनमें आपको पता है इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम होता है,
और उनमें अब चूंकि आपको पता है पोल्यूशन भी ज्यादा है, तो अस्थमा। तो अगर क्या बात की जाए अमीदा साहिबा, तो अब क्या जो अटेंडेंस है वो पूरी है? नहीं, अभी भी बच्चे उस पोटेंशियल से नहीं आ रहे, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी डरे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारे अब जैसा कुछ पेरेंट्स, उनके बच्चे वो एस्थमेटिक हैं, उनको कोई एलर्जीज हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को रिस्क पे नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इस क्योंकि ये ऑल टुगेदर तो खत्म नहीं हो गए, स्टिल वो अभी एग्जिस्ट कर रही है। किस टाइम वो एकदम फिर हाइप पे पकड़ जाती है, यू नेवर नो। तो इसलिए पेरेंट्स जो है ना, उनकी अभी भी इस मामले में रिजर्वेशन है, और वो अपने बच्चों को। क्या है सर रजा साहब? देखें, इसमें यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, वो तो अपनी स्टडीज में ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, और उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी की पार होती है कि वो इसको अगर ये अटैक भी कर दे तो वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और बच्चों को सिर्फ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नज़ला या उनका गला खराब रहता है। तो अगर आप देखेंगे पूरे मुल्क में जितना भी अगर एनालिसिस किया जाए तो बच्चों के अंदर आपको ये चीज़ ना होने के बराबर नजर आई है। स्कूल गो के बंद थे, लेकिन पार्क्स खुले थे, मॉल्स खुले थे, हर तरह के इदारे खुले थे जहां बच्चे जा रहे थे, विजिट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स आपको नजर नहीं आए, ना बच्चे इससे इफेक्ट होते हुए नजर आए। लेकिन अब देखा जा रहा है रजा साहब के ये तालीमी जो हमारी सरगर्मी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी कोरोना की वजह से, और कोर्सेज भी मुकम्मल नहीं हो पाए थे। अगर ऑनलाइन सिस्टम की बात की जाए तो अब किस तरह कोर्स मुकम्मल किया जाएगा? क्या एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या होमवर्क ज़्यादा दिया जाएगा बच्चों को? देखिए, जो हमने बार बार रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि आप ऑल्टरनेटिव डेज की बजाय टू पार्ट्स कर दीजिए। ठीक है, 3 घंटे के लिए कुछ बच्चे आ जाएं और उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो उसके बाद स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी, उसकी अपनी मजबूरियां थी, या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये सिस्टम नहीं हो सकता था। तो अगर ये सिस्टम कर लिया जाता तो शायद बच्चों का इतना नुकसान ना होता। लेकिन अब जब बच्चे दोबारा 5 दिन लगातार स्कूल आएंगे तो हमें ये उम्मीद है कि बहुत अच्छी आउटपुट आएगी। और इस वक्त चूंकि बच्चे अपने फाइनल टर्म के अंदर आ गए हैं, और इस फाइनल टर्म के अंदर ज्यादातर रिवाइज करना होता है आपको, तो रिवीजन जो है टीचर की मौजूदगी में, या टीचर उसको कॉन्सेंट्रेट करे अगर, और बच्चों के पेरेंट्स इस वक्त दरअसल ना अब ये ट्राइंगल का काम है, पेरेंट्स भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करें, टीचर भी करे और बच्चा भी करे, तो हम जो अपने रिजल्ट चाहते थे वो हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। मुझे वजिया साहिबा आप बताइए, जिस तरह हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि हमें ऑनलाइन ही इम्तिहान दिए जाएं, तो क्या कॉलेजेस के बच्चों ने भी ऐसा कुछ शोर शराबा किया या कोई मुतालबा किया? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, और वैसे भी मैं ऑनलाइन एग्जाम्स के हक में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं होती। एग्जैक्टली। और जब हम एक नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं तो क्यों ना हम अपने सिस्टम को जो है वो नॉर्मल ही रखें। अब जिस तरह सर ने ये बात कही है, मतलब अभी तो प्राइवेट सेक्टर में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, हमारे पास तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों ने एक लेक्चर को 4 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। आप उससे अंदाजा लगाएं कि हमारा कितना टाइम वेस्ट होता था कि हम ज़ाहिर 4 ग्रुप्स में हर एक क्लास को डिवाइड करना पड़ता था, और उससे आप ये सोचें कि हम एक ही लेक्चर को रिपीट किए जा रहे हैं और टाइम जो है उससे कितना वेस्ट हो रहा है। लेकिन वही मैंने बताया आपको कि स्मार्ट सिलेबस हो गया हुआ है, उससे भी कुछ फर्क पड़ा है। ठीक है, और हमारा काफ़ी हद तक जो सिलेबस है, और प्रैक्टिकल्स चूंकि उन्होंने वैसे ही कह दी कि अब नहीं होने हैं इंटर के हवाले से, तो इस वजह से तो क्या ये कह सकते हैं कि जो एफए या एफएससी है उनके कोर्स को इतना फर्क नहीं पड़ा? वो आप लोगों ने कर लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर्ड है, कवर्ड कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताइए सर, आपके आगे एग्जाम का शेड्यूल भी आपको पता है कि तब्दील किया गया था, तो उस हवाले से क्या कहना है फिर आपका? देखिए, जो मई में एग्जाम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, मई में अगर इतना टाइम हमारे पास मौजूद है, बड़ी अच्छी तैयारी भी हो सकती है, रिवीजन भी हो सकती है, और बच्चों की आउटपुट भी इंशाल्लाह बेहतर आएगी। हमने वैसे गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है, जो प्राइवेट स्कूल हैं इन्होंने अपने बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करा लिया होगा, तो आप अप्रैल से सेशन स्टार्ट कर लें। अच्छा। मई इज टू लेट। हम एक ही चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कि एक ही चीज को बार बार रेपिटेशन में लेके जा रहे हैं। तो अगर अप्रैल में सेशन स्टार्ट कर लिया जाए तो अगला जो हमारे 5 महीने हैं उसकी आउटपुट अच्छी आ जाएगी। अगर आप मई में सेशन स्टार्ट करेंगे तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने फिर छुट्टियों में गुजर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक और प्रॉब्लम आ रहा है, जिसपे हम बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप इस पे तवज्जो दें और इसको देख लें, कि इसको फोर्स कर लें कि इसके क्या नुकसानात होंगे। तो अगर गवर्नमेंट इसमें अपना सेशन पीछे अप्रैल में ले आती है, लेकिन तो सर ये भी एक बड़ा फायदा होगा। मेरे गौर थी कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी, ऐसा कुछ है? एक्चुअली देखें, हमारे यहाँ की गर्मी ऐसी है कि वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ना। आप 48 टेम्परेचर में कैसे 20 बच्चों को, 25 बच्चों को एक रूम में बैठा सकेंगे? यहाँ तमाम स्कूल्स के पास तो एसी नहीं मौजूद है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो पंखों की भी कमी है, और वहाँ पे तो तमाम विंडोज की भी कमी है, वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसमें मेरा हाल बेहतर फैसला ये होगा कि अगर आप अप्रैल में ले आएं, या अगर आप इसको ओवरऑल एक कंसेंट ले लें ना तमाम प्राइवेट स्कूल से, या बाकी टीचर से, या प्रिंसिपल साहिबान से, या
उस्ताज़ा कराम से, तो उनका भी कंसेंट यही है कि अगर आप इसको अप्रैल में कर लेते हैं तो मई और जून का कुछ हिस्सा हम बच्चों का इस्तेमाल कर लेंगे, जुलाई और अगस्त का कुछ पार्ट जो है वो छुट्टियों में चला जाएगा। तो अगर ये कर लेंगे तो बच्चों का नुकसान कम होगा। हमें इस वक्त ये फोकस करना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हम उसको रिकवरी पे लेके आए, नुकसान को कम कैसे किया जाए, तालीम को कैसे बचाया जाए, बच्चों की एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, बजाय इसके कि हम अपनी चीजें देखें कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है या हम ये कर नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए मसाइल हैं, वो फिर ये चीजें प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी लागू कर देती है। ठीक है, तो वजिया साहिबा, क्या आप लोगों का भी एग्जाम का शेड्यूल चेंज किया गया है? हम लोगों का भी सेशन थोड़ा सा डिले किया है, लेकिन आई थिंक सो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबस कवर्ड हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब जरूरत नहीं है कि हम बच्चों को वही बात सर वाली के रिपीट किए जाएं बार बार। जो एक शेड्यूल है ऑलरेडी जो चल रहा है वो उसके ऊपर अगर चला जाए तो मेरे ख्याल में तो वो इनफ होगा। उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देने की या उसको, क्योंकि अगर एक भी एग्जाम आप डिले करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे एग्जाम जोन से वो डिले हो जाते हैं और सारी क्लासेस के सारे डिले हो जाएंगे, बीए बीएससी और सब लोग जो अपने शेड्यूल से जो है वो कर देते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स का कवर हो चुका है। तो मुझे ये बताइए वजिया साहिबा कि आपको पता है कि एक तवील अरसे के बाद और रेस्ट अगर कहा जाए तो बच्चों ने खूब रेस्ट किया है इस कोरोना के दौरान घर में, और जब वो वापस आ रहे हैं तो उनका जोश और जज्बा कैसा है कि वो ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे या वापस आके वो उसी तरह खुश हैं? नहीं, वापस आके वो ज्यादा खुश हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और मैं आपको यही बात बता रही हूँ क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स का थोड़ा एप्टीट्यूड भी डिफरेंट होता है, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। इवन के आर्ट्स के मतलब दोनों सारे ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, और जो आउटपुट आया है इनका वो भी बेहतर है। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम के हवाले से बात करूँ तो बच्चों में थोड़ी सी ये तशवीश है कि अभी तक जो पेपर्स का पैटर्न है वो डिसाइड नहीं किया गया। अच्छा, कि कितने घंटे का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, या उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का रेशियो क्या होगा। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारा ये रिक्वेस्ट है बोर्ड से, और यूनिवर्सिटी का तो ऑलरेडी जो पैटर्न है उसी के मुताबिक है, लेकिन जो बोर्ड है उससे हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि आप हमें ये डिफाइन कर दें ताकि हम बच्चों को बता सकें और वो उसी के सामने रखते हुए अपनी जो सी वो प्रेपरेशन करें एग्जाम की। तो ये चीज़ें अभी जो सी है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, और इस कंफ्यूजन को जो है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि ये जल्दी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मुझे रजा साहब आप बताइएगा कि आप लोगों को वालिदैन की जानिब से कितना ताउन की जरूरत है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो मैडम वालिदैन है ना छोटे बच्चों के, वो तो घर में छोटे बच्चों को मैनेज कर करके थक गए थे। ठीक वो है, तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बच्चे स्कूल खोल जाए। और अभी पिछला महीना 1 फ़रवरी को जब स्कूल खुले तो वालिदैन की एक कसीर तादाद हमारे पास आई जिन्होंने आके बार बार ये कहा कि आप इनको ऑल्टरनेटिव डेज में मत बुलाइए, डेली बुला लीजिए। क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि ये अपनी पूरा कॉन्सेंट्रेट करें अपनी स्टडी के ऊपर, और ये जब घर जाते हैं तो फिर ये ज्यादा नॉटी भी हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ज्यादातर जो बच्चे जब स्कूल वापस आए हैं तो वो थोड़ा वेट गेन करके आए हैं। घर में उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे हैं, टीवी देखते रहे हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहे हैं और खाते रहे, तो वो अपना वेट भी गेन करके आए। तो जब स्कूल आते हैं तो फिर आपके पास एक्टिविटीज भी हैं, फिर आपके पास स्कूल में लर्निंग भी है, फिर आपके पास वहाँ एक डिसिप्लिन भी है, वहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद एक बेहतरीन एक फॉर्मेट बन जाता है आपके पास। तो इसका मतलब है कि उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना में वालिदैन ने भी अपने बच्चों पे इतना टाइम नहीं दिया, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा गैप आ गया हुआ था। उनको भी नहीं पता था कि अगर आपका बच्चा नहीं भी ले रहा ऑनलाइन क्लास तो वो आराम से बैठे हुए हैं। जी मैम, देखें वालिदैन को खुद भी नहीं पता ना कि आपने ऑनलाइन में पढ़ना कैसे है और हमने बच्चों को सपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि एक्सीडेंटल सारा कुछ हुआ, वालिदैन भी नहीं सीख सके। उनको भी सीखने में देखें बहुत सारे वालिदैन तो बहुत बिजी हैं, डबल जॉब करते हैं। जो मैं आपको प्राइवेट स्कूल्स का बता रहा हूँ या आम जो बच्चों का बता रहा हूँ, मेजर क्लास तो हमारे पास मिडिल क्लास है, बिल्कुल ऐसे ही तो मिडिल क्लास में वो 2 जॉब्स कर रहे हैं या उनका ज्यादातर टाइम घर से बाहर गुजरता है, तो वो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उनकी कोशिश होती है कि ज्यादातर काम स्कूल कर ले, या सेकंड एंड पे वो ट्यूशन टीचर से कहते हैं कि आप ये काम करवा दीजिए, खुद वो इन्वॉल्व नहीं होते। मदर के पास अपने घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फादर अपनी बाहर की माची जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो आप बच्चों की जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? तो अब क्या अटेंडेंस पूरी हो रही है? जी अटेंडेंस तो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, अटेंडेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्लीपिंग मोड और लर्निंग मोड, डेली इन आउट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हमें तो लग रहा है ईद है हमारी कि अब हमें पूरी तरह से काम करने का मौका मिलेगा, हम खुल के काम करेंगे, हम खुश होकर काम करेंगे, हमें मालूम होगा कि जो हमने पढ़ाया कल उसकी आउटपुट आनी है। आज जो हम पढ़ाते थे नेक्स्ट डे जब 2 दिन बाद बच्चा आता था उसकी आउटपुट नहीं आती थी, तो टीचर को हमेशा अपनी आउटपुट से कंसर्न होता है। टीचर को हमेशा खुशी होती है जब उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, टीचर बहुत खुश होता है। इसके
अलावा उसे और क्या उसे टीचर ने लेके खुश होना है, उसके लिए तो उसके बच्चे की आउटपुट सबसे कीमती चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वजिया साहिबा, आप मुझे बताइए SOPs की अगर बात की जाए कोरोना की, तो उसके हवाले से क्या इंतजामात हैं कॉलेजेस में, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर सफाई के क्या इंतजामात किए गए हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का कि हमारे कॉलेजेस में काफ़ी हद तक जो है SOPs के ऊपर किया जा रहा है, स्पेशली मास्क के हवाले से, हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो सी है और ये मास्क, ये 2-3 चीज़ें जो हैं इन पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन वजिया साहिबा, सरकारी स्कूलों की और अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा है फिर? ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक तो क्लासेस रेगुलर हों, ठीक है, और क्लास में जो है वो हम लोग स्ट्रेंथ अगर है भी तो उसको इस तरह बिठाएं कि उनके दरमियान में सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, और मास्क के बगैर तो हम किसी बच्चे को अलाउ नहीं करते कि वो क्लास में एंटर हो जाए या बैठ जाए। तो ये वो SOPs हैं जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम, चूँकि अभी तो कॉलेजेस को खुले हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, तो हमारी नज़र में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट कोई वाकया या कोई, ठीक है, तो और हमारे वहाँ पे हेल्थ वालों की तरफ से लोग आते हैं और डेली बेसिस पे सैम्पलिंग भी की जाती है, और उस इवन के स्टाफ मेंबर्स की भी होती है और स्टूडेंट्स की भी हो रही है। तो कोई ऐसा पेशेंट अभी तक जो है वो हमारे वहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कंडीशन। सर आप क्या कहेंगे, आप लोगों के हवाले से क्या SOPs क्या किए गए हैं? एक SOPs तो वही हैं, लेकिन किस तरह उन पे अमल दरामद कराया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है काम। देखिए, इसमें सितंबर में स्कूल स्टार्ट हुए ना, तो आपके चैनल के तवज्जो से मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि छोटे बच्चे बड़ी जल्दी आपकी बात को मान लेते हैं और फिर उसके ऊपर वो कायम भी रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसका कहना मतलब ये कहने का, तो स्कूल ने जितने अच्छे तरीके से SOPs पे अमल दरामद किया, कॉलेजेस ने किया, वो आपने देखा। किसी और अदारे में पाकिस्तान में, चाहे वो बहुत डिसिप्लिन अदारा भी क्यों ना हो, वहाँ पे भी वैसे अमल नहीं हो सका। तो चूंकि स्कूल में बच्चे टीचर की बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको मालूम है कि यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं करनी, यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कि टीचर हमें पॉइंट आउट करे। तो हमें तो स्कूल में बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बल्कि कह लीजिए कि हमें बार बार नहीं कहना पड़ा। अच्छा। एक ही दफ़ा उन्हें समझाया गया और उसके बाद उन्होंने बाकी बच्चों को देखते हुए, एटमॉस्फेयर को देखते हुए उसको फॉलो किया। और आपने जगह जगह सुना, तमाम वज़रा ने भी कहा कि स्कूल में SOPs पे बड़ी अच्छी तरह से अमल किया जा रहा है। डिफरेंट चैनल्स भी जगह जगह गए, कई दफ़ा हमारे स्कूल्स में भी लाहौर चैनल भी तशरीफ लाया और आके उन्होंने सारी चेकिंग की। हर तरह के गवर्नमेंट अदारे आए, आके वो चेक करते रहे। बच्चों ने बहुत अच्छा ताउन किया और उनके पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया, उनके टीचर्स ने बड़ी मेहनत की और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया। और सर देखा जाए तो हम बच्चे जिस तनाव से और जहनी दबाव से एक निकल कर आ रहे हैं, एक माहौल से निकल कर आ रहे हैं, तो क्या नफ्सियाती तौर पर भी उनको कोई जहनी मसाइल का शिकार हो सकते हैं अगर ये एक चीज़ में से, माहौल में से निकल कर आ रहे हैं वो? लेकिन बच्चों के लिए कोरोना से बड़ा मसला ये था कि उनके दोस्त उनके साथ नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही उनके टीचर उनके साथ नहीं थे, और उनके पास वो प्लेग्राउंड नहीं था जहां वो खेलते थे, उनके पास वो एक्टिविटीज नहीं थी जहां पे जाके वो कुछ डिफरेंट चीजें सीखते थे। ऐसे ही है, ये मैं आपको छोटे बच्चों की बात के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। तो ये उनके लिए बड़ा मसला था। कोरोना को वो है समझ ही नहीं सके, या उनके लिए वो अंडरस्टैंड करना या उसकी नजाकत को या उसकी सेंसिटिविटी को वो नहीं समझ सके। तो लेकिन वो उनके लिए ज्यादा बड़ा ये अलमिया था कि मेरे दोस्त मेरे साथ। लेकिन अब वो खुश हो गए होंगे और अब आके उन लोगों ने खेलना भी है, ग्राउंड्स भी मिल गए, उन्हें अपने दोस्त भी मिल गए हैं। तो आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, वजिया साहिबा आपका भी और रजा साहब आपका भी, कि आप हमारे शो पर तशरीफ लाए हैं और हमें बता रहे थे कि तालीमी मैदान में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और 5 दिन की जो क्लासेस हैं अब वो हुआ करेंगी, क्योंकि पहले आपको पता है ऑल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा था बच्चों को, और लेकिन अब ये वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1 मार्च से तमाम जो 5 दिन के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और SOPs का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, इंसानी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और इंसानी जिंदगी को दूसरों की राहों में रोड़े अटकाने और आपको पता है दूसरों में कीड़े निकालने में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए आसानियों का बाइस हमें बनना चाहिए, दूसरों की पर्दादारी करनी चाहिए, अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना चाहिए और खुशियाँ बांटते रहना चाहिए और समेटते भी रहना चाहिए।
जब आप किसी के लिए खुशी और राहत की वजह बनते हैं ना, तो आपका ये अमल आपके लिए भी ज़हनी सुकून और खुशी का बाइस बनता है। और इंसानी फितरत के तौर पर हम नाशुक्रापन हमारे में पाया जाता है और हम कभी खुश नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने से कम लोगों की तरफ देखें, तो उनकी महरूमियों को देखें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। और अफरा तफरी और परेशानियों के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने के लिए तगोदो में लगे रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो एक ऐसा इदारा चला रही हैं जिसका नाम ही है स्प्रेडिंग स्माइल्स। उनका शुमार पाकिस्तान के 100 बेस्ट सीईओज में होता है। उनसे जानते हैं कि वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें कैसे बिखेरती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा लारी है। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो हमें बताइए अपने काम के हवाले से, अपने हवाले से कि आप किस तरह ये जो आपने सफर किया, आगाज किया लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का, बिल्कुल कब स्टार्ट किया आपने ये सब कुछ? मुनीबा, मैं अगर थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं तो मैं लाहौर से ही मेरा ताल्लुक है। और मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर लाइक हम 3 बहनें हैं और पेरेंट्स अब नहीं है, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना वैल्यूज साथ लेके चल रहे हैं। और शायद उसी चीज़ ने एक वो मोटिवेशन भी दी इस तरह के कोई काम करने के लिए। बाय प्रोफेशन आई एम एन HR पर्सन और आई हैव डन माय मास्टर्स इन HR पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 15-16 साल से कॉर्पोरेट में हूँ। उसके साथ साथ बस एक पहले स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक था, तो वो भी एक आप कह लें कि ह्यूमन इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फिर HR मैंने अपनी मर्जी से फील्ड ली क्योंकि मुझे लगता था कि आई कैन कनेक्ट विद पीपल इजीली एंड इन अ बेटर वे। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी बहुत कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे ये जैसे आप कह लो कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कह लो या मैनेजमेंट स्किल्स कह लो, वो थोड़ी अल्लाह की तरफ से आप कह लो कि तोहफा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिक्स करूं तो मेरा सफ़र स्प्रेडिंग स्माइल्स के सिलसिले से शुरू होता है 2013 से। जब आफ्टर माय मदर्स पासिंग अवे तो मुझे फ्रेंड्स ही ले गए थे एक ओल्ड होम में, और वहाँ पर लगा कि ये कैसे हो सकता है कि लोग अपने पेरेंट्स को ही छोड़ देते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि यू नो हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा माँ बाप से बहुत मोहब्बत और फरमाबरदारी बहुत ज़्यादा, आप उस तरह से कह सकते हैं। और पर्सनली भी मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मेरा भी कुछ ऐसा सही सिलसिला था कि पेरेंट्स के साथ बड़ी अटैचमेंट और सारा कुछ। तो बस वहाँ से मुझे लगा कि कुछ इनके लिए करना है। और उस वक्त ये नहीं पता था कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, क्योंकि जाहिर है आप ठीक है आपकी कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन एट टाइम्स आपको लगता है कि ओहो ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन बस दिल में यही था कि कुछ छोटा भी करें बट करते रहें। तो कुछ दोस्तों से बात हुई। तो फिर मुझे आयशा बताइए, ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमैनिटेरियन की तरफ किस तरह ये काम किस तरह आई इस तरफ, किससे मुतासिर हुई? ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमैनिटेरियन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशन अलग है, बिल्कुल एक अलग चीज है। बिल्कुल वो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आई चोज माई प्रोफेशन माई सेल्फ। ठीक है। और मुझे ऐसे ही लगता था कि थ्रू दिस प्रोफेशन में अपने लिए तो ऑब्वियसली आई विल अर्न माई लिविंग, बट एट द सेम टाइम मैं लोगों की जिंदगियों में कुछ भी छोटा सा पॉजिटिव भी इम्पैक्ट ला सकूं तो लाऊंगी। और फिर करते करते थोड़ा मुझे नहीं पता था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अब तक कर लेंगे, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि कुछ दोस्त, और हाँ इसकी इंस्पिरेशन मैं समझती हूँ कि 2 या 3 लोगों की तरफ से है। एक तो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स का था, तो एक वो चीज़ ने मुझे बड़ा पुल किया कि अगर हम कुछ भी उन बुज़ुर्गों को एक पेरेंट्स वाली फील दे सकें तो व्हाई नॉट, नंबर 1। नंबर 2, वॉलंटियरिंग का अगर जज्बा मैं कहूँ तो ईदी साहब नंबर 1 मेरी आइडियल है। तो सबकी इंस्पिरेशन है। मैं हमेशा जब भी कोई काम करने का सोचती हूँ इस फेज में, तो मुझे हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ईदी साहब ने कैसे किया होगा, या आप कह लो कि अब मतलब उनका नाम कैसे बना हुआ। उन्होंने अपने ऊपर, आप देखो ना कि वो एक
मतलब लिविंग एग्जांपल ही मैं कहूंगी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बेशक फिजिकली हमारे साथ नहीं है लेकिन है हमारे साथ। तो मुझे बताइए, स्प्रेडिंग स्माइल्स आपके तंजीम का नाम है, तो वो लोगों की मदद के लिए क्या क्या इकदाम कर रही है, किस तरह मदद कर रही है? हम इस तरह से करते हैं, मैं कोई बहुत बड़े तो काम हम नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि हम जितना भी करते हैं वो दिल से करते हैं। उसमें हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम हम ओल्ड एज होम्स जो हैं लाहौर में काफ़ी सारे हैं, कराची में बहुत सारे हैं, तो हमारा बेसिकली हमारी टीम मेंबर्स और शहरों में भी हैं। लाहौर में क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं तो हम ज़्यादा काम लाहौर में कर रहे होते हैं, तो वहाँ के विजिट्स, ऑर्फनेजेस जैसे आप कह लो कि हम वहाँ पर जाते हैं बच्चों के साथ। बच्चों की हम इस तरह से उनको एक तो हम बुजुर्गों को वो मेमोरी देना चाहते हैं कि आपके कोई बच्चे हैं जो आपसे मिलने आते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो हमने इस तरह का मॉडल बना लिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि पहले जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत सारी हमारे वैसे पाकिस्तान में आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एवरी पाकिस्तानी के पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैरिटी गिविंग नेशन में से आता है। ठीक है, ये हमें बहुत ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट एट द सेम टाइम हमारा ये मकसद है कि हम ठीक है सपोर्ट भी करें लेकिन हम लोगों को इनेबल भी करें। तो हम दो तरह से काम करते हैं, एक तरफ से कि जो बुजुर्ग हैं उनको हमने ये एक कंफर्ट दिया कि हम उनके पास जा रहे हैं, उनकी कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी लेके जाते हैं। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने थोड़ा सा हमारा ग्रुप करता है वो ये करता है कि हम बजाय इसके कि हम बाजार से खाने लें और वो इतना खाना ज़ाया होता था, वो हम देखते थे कि हम जा रहे हैं, बुजुर्ग है ना, उन्होंने उनकी नीड नहीं है उतना वो। एग्जैक्टली। अगर आप उससे बहुत कम क्वांटिटी में घर का पका हुआ ताज़ा खाना लेके जाओगे, मेरी यहाँ पर 2-3 खास तौर पे फ्रेंड्स घर वाली फील आएगी ऑब्वियसली, बिल्कुल, उनको पता और चलेगा हम अपने हाथ से हाँ, उनको सर्व करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना जैसे हम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी छोटी चीजें भी दूसरों के लिए बहुत बड़ी होती है। आयशा लारी हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। फाउंडर थी जनाब स्प्रेडिंग स्माइल्स की और एक बड़ा अच्छा इदारा चला रही हैं और काम भी कर रही हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। जनाब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हुआ चलता है, तो आपने अपना बेहद ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और ख़ास तौर पर SOPs का बहुत ही ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। बाहर जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन मास्क का इस्तेमाल कीजिए, फिर मैं कहूंगी हैंड सैनिटाइजर का, और डिस्टेंस मेंटेन करिए। जनाब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।